हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स जो आपके 31/10/2018 में जो फ्रेंड्स आपके थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चंस का फ्रेंड्स पेपर एनालिसिस कर देंगे। फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन जो है ऑफिशियल पेपर डाउनलोड किया गया है और आज की इस सेशन के माध्यम से हम लोग केवल साइंस के क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये एपिसोड होगा हमारा फ्रेंड्स एपिसोड 6 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमारा एपिसोड 5 तक कवर हो चुका है। फ्रेंड्स आज के सेशन के एंड तक बने रहिएगा, आपको ये सेशन जो है बेहद यूजफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे ही एक ऐसी संस्था है जो फ्रेंड्स आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो क्या पता फ्रेंड्स आज के इस शिफ्ट से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जो है रिपीट हो जाए, इसलिए फ्रेंड्स आपके एंड तक बनना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपके 100 क्वेश्चन में से जो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को फ्रेंड्स एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन 31/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का सेशन शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उन 100 क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपको कहीं रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन जो होंगे आपके मिक्स होंगे। तो फ्रेंड्स आज की सेशन में हम लोग केवल साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा साइंस का क्वेश्चन है। साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, इसको क्या कहा जाता है? खाली स्थान है, इसके खाली स्थान पर क्या होंगे फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर की जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, समावयवी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन उसके संरचनात्मक सूत्र जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आपको समावयवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 11वां क्वेश्चन पूछा गया था। 18वां क्वेश्चन पूछा गया था हमारा साइंस से क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस सेशन में केवल हम लोग साइंस के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साइंस का जो है ग्रुप डी के एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा गया था आपका गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपको मानव शरीर से रिलेटेड फ्रेंड्स आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, गर्भाशय जो है के माध्यम से योनि में खुलता है, इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से जो है आपके माध्यम से योनि में खुलता है, कौन? वो है आपके गर्भाशय। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो फ्रेंड्स इसमें समझने वाले क्वेश्चन हैं। अधिकतर आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन की जो है तत्व की परमाणु की त्रिज्या जो होती है छोटी होती है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें सवाल अलग तरह के पूछे गए हैं। आपको सवाल पूछेंगी चौथे आवर्त में इससे कौन से तत्व है जिनकी परमाणु संख्या जो है सबसे छोटी होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। जो आपको पूछा गया चौथे आवर्त का तत्व इनमें से कौन से है? इसके आंसर जो है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ब्रोमीन। क्योंकि फ्रेंड्स आपके चौथे आवर्त में जो तत्व आते हैं वो आते हैं आपके ब्रोमीन आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके पहले आवर्त में 2 तत्व खत्म हो जाते हैं, जबकि दूसरे आवर्त से प्रारंभ होते हैं फ्लोरीन, उसके बाद आते हैं क्लोरीन, उसके बाद आते हैं आपके ब्रोमीन। यानी कि जो आपके चौथे आवर्त में तत्व होते हैं वो होते हैं आपके ब्रोमीन। क्योंकि फ्रेंड्स पहले आवर्त में हाइड्रोजन तत्व है और दूसरे आवर्त में हीलियम तत्व है, जबकि फ्लोरीन जो है आपके दूसरे आवर्त में है, क्लोरीन तीसरे आवर्त में है और ब्रोमीन जो है आपके चौथे आवर्त में है। इसी वजह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आवर्त में समूहों में जो होते हैं आवर्त सारणी में समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो होता है बढ़ता है। इस प्रकार से आपकी जो है त्रिज्या सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपके स्पेशली चौथे आवर्त के लिए बात लागू होती है। इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको समझने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। अगला 27वां क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से संबंधित, द्रव्य के ठोस में परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसके राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी, घनीकरण कहा जाता है। घनीकरण के अलावा फ्रेंड्स आपको अन्य नाम भी दे सकते हैं, आपको जमना भी दिया जा सकता है, जमना, या फिर इनके अलावा फ्रेंड्स आपको अंग्रेजी नाम फ्रीजिंग भी दिया जा सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके घनीकरण भी हो सकते हैं राइट आंसर, जमना भी हो सकते हैं और फ्रीजिंग भी हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स आपको कई सारे ऑप्शन के साथ दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्य के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके घनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? आवर्त सारणी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब तक हमने 28 तक ही पहुंचा, जबकि हमें आवर्त सारणी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। फ्रेंड्स आप अगर रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके 4 चीज़ में पकड़ अच्छी तरह होना चाहिए साइंस के अंतर्गत, जिनमें से फ्रेंड्स आपके एक आते हैं आपके आवर्त सारणी यानी कि प्रोडक्ट टेबल में, और दूसरा फ्रेंड्स आपके जो होते हैं फॉर्मूला पे पकड़ होना चाहिए, और तीसरा जो आते हैं आपके फ्रेंड्स आपके जो होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तभी बना पाएंगे फ्रेंड्स जब आपके फॉर्मूला में अच्छी पकड़ होगी। इनके माध्यम से फ्रेंड्स आप रेल ग्रुप डी के एग्जाम पे जो सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड और
आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अधिक देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनोन गैस। जिनोन गैस जो है फ्रेंड्स इसे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, किस प्रकार की छवि होगी? ऑप्शन से आपके वास्तविक और पार्श्व सीधी, ऑप्शन सी भी है वास्तविक और सीधी, ऑप्शन सी है आभासी और पार्श्व सीधी, और ऑप्शन डी है आभासी और पार्श्व उल्टी। तो समतल दर्पण जो फ्रेंड्स हम लोग शीशा के रूप में यूज करते हैं, देखते हैं, इसमें जो देखा होगा फ्रेंड्स आपने, तो आपके बाएं हाथ जो है दाहिने हाथ को ओर इंगित करते हैं, जबकि दाहिने हाथ जो है आपके बाएं हाथ को इंगित करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपके पार्श्व जो होते हैं उल्टा हो जाते हैं, जबकि चेहरा जो होता है सेम ऊपर नीचे सेम रहता है। इस तरह से आपके जो ऑप्शन आंसर होंगे वो आप ध्यान दीजिए कि पार्श्व उल्टी होती है। तो इस तरह से जो होते हैं एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपके पार्श्व उल्टी होती है, और ऑप्शन से डी, और ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आभासी होते हैं और पार्श्व उल्टी होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके दाहिने हाथ जो बाएं हाथ में बदल जाते हैं और बाएं हाथ जो है दाहिने हाथ में बदल जाते हैं, उसी से आप पकड़ सकते हैं कि आपके जो पार्श्व उल्टी होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, 36वां क्वेश्चन है हमारा, हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए फ्रेंड्स। मैंने बताया था ना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। इसमें फ्रेंड्स एक ऐसा क्लू है फ्रेंड्स जो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको सीधा सा एकदम मात्र 2 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप समझिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से मैं इसे कैसे हल करूँ, हमें आता नहीं है, इसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा इसमें छुपा हुआ है जो आपको फ्रेंड्स आसानी से 1 नंबर दे चले जाएंगे। सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ा देता हूँ एक बार। सवाल है आपका, 15 kg की एक वस्तु भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ऊर्जा फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है अगर आपको पता है तो आप आसान से आप इसे 2 सेकंड में इसका हल कर लीजिएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होते हैं फ्रेंड्स जूल होते हैं, और जूल हमारा मात्र एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो आपके ऑप्शन नंबर डी पे दिखाता है जूल, और बाकी सब जो है फ्रेंड्स आपके 1500 बाकी सब में कॉमन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मात्र 2 सेकंड में जो है आप रेलवे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शंस के मात्रक पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है किसी तरह से भी आपको फंसा सकते हैं और आसानी से भी आपको आंसर देकर चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1500 जूल। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका हल कैसे करेंगे। इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया गया, आपको केजी में द्रव्यमान दिया गया, यानी मास दिया गया आपको 15 kg, जबकि यहाँ हाइट दिया गया है फ्रेंड्स आपके 10 मीटर, यानी हाइट दिया गया आपके 10 मीटर, जबकि बोला स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें और फ्रेंड्स आप एक चीज़ कॉमन कीजिए, यहाँ पर गुरुत्वजनित त्वरण भी दिया गया है। तो आप फ्रेंड्स आप स्थितिज ऊर्जा बराबर इसमें फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि फ्रेंड्स कोई वस्तु अगर ऊपर से गिर रही है तो जाके अपनी अंतिम पोजीशन में जो होगा वो अपनी स्थितिज अवस्था में होगा। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि पोटेशियन एनर्जी। पोटेशियन एनर्जी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे? एम, जी और एच। ध्यान रखिए ये चीज़ जो आपको 3 चीज़ दिया गया है, इन्हीं 3 चीज़ आपको प्रश्न में ही देखने को मिल रहा है। द्रव्यमान भी है, हाइट भी है और गुरुत्वजनित त्वरण भी है। तो अब इनमें से हम अगर तीनों को मल्टीपल करेंगे, यानी 15 मल्टीपल करेंगे, उसके बाद गुरुत्वजनित त्वरण 10 है, और हाइट से मल्टीपल करेंगे तो हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे? यानी 1500 जूल प्राप्त हो जाएंगे। इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस तरह से भी फ्रेंड्स हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? इसके जो फ्रेंड्स आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान से मापा जाता है। क्योंकि आप किसी वस्तु का द्रव्यमान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसे फ्रेंड्स एक फिक्स पोजीशन में रखेंगे, यानी एक स्थिति में रखेंगे, और वो स्थिति क्या कहलाती है? हमारी जड़त्व कहलाती है, जो न्यूटन के नियम अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु जड़त्व में निम्न में से किस में पाया जाता है, तो हो जाएंगे आपके राइट आंसर, हमें द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर को उत्पन्न करने हेतु जो आपके बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 43वां क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा होते हैं, क्या होते हैं आखिर टेरिडोफाइटा? ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके पादप जगत से। तो ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइटा क्या होते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बीज रहित संघवनी पौधा। बीज रहित पौधा होते हैं संघवनी पौधा, जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन इस तरह भी बनाए जा चुके हैं कि आपके बीज रहित पौधा को ही अपुष्पीय पौधा भी कहते हैं। अपुष्पीय पौधा यानी कि फ्रेंड्स इसमें पुष्प नहीं बनते हैं, अपुष्पीय पौधा भी बन सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर पुष्प नहीं है, अपुष्पीय पौधा है, तो उसमें बीज रहित होंगे, और बीज रहित होने की वजह से क्या कहेंगे? टेरिडोफाइटा। यही कहीं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, इन्हीं का अंग्रेजी नाम देखने को मिलेंगे, क्रिप्टोगेम देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें, क्रिप्टोगेम बोले या फिर बीज रहित पौधा बोले या फिर अपुष्पीय पौधा बोले, वो आते हैं आपके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फ्रेंड्स आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 47वां क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड। सवाल पूछा गया है आपका, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपके नहीं होंगे। प्रतिध्वनि स्थान ये तो ऐसे होंगे ही नहीं, जबकि अपवर्तन ये भी तो आपके होंगे नहीं। बाकी रहा फ्रेंड्स आपके प्रतिध्वनि और ऑप्शन डी है परावर्तन। तो ध्यान रखिएगा, परावर्तन की घटना जो होती है वो आपके होते हैं प्रकाश से संबंधित में होते हैं, जबकि ये नहीं होगा। इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाता है बचा हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स प्रतिध्वनि हो जाएंगे। इस वजह से हमारा राइट आंसर जो है प्रतिध्वनि, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ध्वनि की बात की गई है, स्पेशली ध्वनि है, जबकि 17 मीटर की दूरी से परावर्तित हो रही है, इसलिए परावर्तित की घटना को क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहेंगे। इस वजह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रतिध्वनि। 48वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है फ्रेंड्स आपके उभयचर नहीं है। अब बोलेंगे फ्रेंड्स कि आपने तो सूखा में भी मगरमच्छ देखा होगा, पानी में भी देखा होगा, लेकिन वो फ्रेंड्स प्रजाति के प्रकार से होते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रजाति होते हैं जो फ्रेंड्स अपने सर्वाइव करते हैं, जो कोई पानी में रहने के गुण रहते हैं और अपने कोई सूखा में रहते हैं। ये मगरमच्छ जो है आपके वो उभयचर नहीं है। बाकी जो है फ्रेंड्स आपके हाइला, दादुर और सैलामेंडर ये जो है आपके उभयचर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 49वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा रसायन है जिसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी धोवन सोडा। धोवन सोडा के माध्यम से जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? जब भी फ्रेंड्स आपको इस तरह के मोल से संबंधित क्वेश्चन दे तो आपको ध्यान रखिएगा एक मोल बराबर आपको पहले जानना अनिवार्य होता है। और एक मोल किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा आपके एक मोल बराबर जो होंगे वो होंगे आपके तत्व के द्रव्यमान के बराबर होंगे, यानी ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान के बराबर होंगे। इनके अलावा भी फ्रेंड्स आपके एक मोल जो होते हैं आपके ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान के अलावा भी तत्व के द्रव्यमान पर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके अगर हीलियम के परमाणु द्रव्यमान अगर फ्रेंड्स आपके 4 हैं तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 1 मोल के बराबर होंगे। इनके अलावा फ्रेंड्स अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का द्रव्यमान होते हैं आपके 35। यही 35 जो होंगे आपके 1 मोल के बराबर होंगे, यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं तत्व का द्रव्यमान जो होंगे आपके 1 मोल के बराबर होते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स ऑक्सीजन से तुलना करेंगे तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स आपके 16, और जो होते हैं फ्रेंड्स आपके ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान में O2 शामिल होते हैं, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, यानी कि हमारे आ जाएंगे 32, यानी कि 32, यानी ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स 32, और यही 32 आपके 1 मोल के बराबर होंगे, यानी कि फ्रेंड्स आपके 1 मोल में 32 ग्राम होते हैं, तो आपके 0.3 मोल में कितना द्रव्यमान होगा? तो उस तरह से तुलना कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे 35 को क्या करेंगे 0.3 मोल से मल्टीपल कर देंगे, और इसको मल्टीपल करने के बाद हमें क्या प्राप्ति हो जाएंगे 9.6 की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी 9.6 ग्राम जो होंगे आपके ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 63वां क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तापमान पर तरल की अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब कोई तरल पदार्थ है तरल अवस्था में है तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? हिमांक बिंदु कहेंगे। हिमांक बिंदु कहेंगे फ्रेंड्स, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, या फिर फ्रेंड्स जमुना कहेंगे। ध्यान रखिएगा इसके अन्य नाम भी होते हैं जमुना भी बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट भी कहेंगे, या फिर हिमांक बिंदु भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 64वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी माध्यम जो है फ्रेंड्स आपके तरंग की विशेषता नहीं है। बाकी जो है आपके तरंग दैर्घ्य भी है, आयाम भी है और आवृत्ति भी है, जबकि माध्यम नहीं है। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग की विशेषता नहीं है माध्यम। अगला क्वेश्चन से हमारा, मानव में अमोनिया जो एक जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, ऐसा कौन सा अंग है फ्रेंड्स आपके शरीर में जो आपके अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर जो है फ्रेंड्स जिसे यकृत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस में कहीं फ्रेंड्स आपको यकृत भी देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा यकृत या फिर लीवर जो है मानव शरीर में अमोनिया को जो यूरिया में बदल देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 66वां क्वेश्चन पूछा गया था रिएक्टर पैमाने से रिलेटेड। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसको चुनना है। जिसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रिएक्टर पैमाने पर जो है 8 से 9 तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, ये कथन गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स 8 से 9 तीव्रता का जो भूकंप होता है वो उच्च तीव्रता को दर्शाते हैं, जबकि यहाँ ऑप्शन पे लिखा गया है कम हल्का तीव्रता। इस वजह से राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो ये कथन गलत है। बाकी जो है आपका भूकंप मापी उपयोग में नापा जा सकता है, सही है। लघु कर्णीय पैमाना है, ये भी सही है, जबकि इनका जो है
1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, यानी ये भी सही है। यानी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स रिएक्टर पैमाने का जो आविष्कार किया गया था आपके चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा और गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 67वां क्वेश्चन। पारा एक ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल में रहती है, इसका कारण क्या है? अब जो आवर्त सारणी में फ्रेंड्स पारा तत्व को देखते हैं जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तरल अवस्था में पाई जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। ढीला धात्विक बंध होने की वजह से और आयनीकरण जो ऊर्जा होती है अति उच्च होने की वजह से जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तरल अवस्था में पाई जाती है, यही इसका कारण है। सवाल में फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो ऐसे सवाल पूछे गए फ्रेंड्स कि तरल अवस्था में उपस्थित धातु जो है आपके पारा का द्रव्यमान संख्या क्या है या फिर एटॉमिक नंबर क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ध्यान रखिए कुछ ऐसे गिने चुने तत्व भी होते हैं जो उनके आपके परमाणु द्रव्यमान पूछ लिए जाते हैं और आपके परमाणु संख्या पूछ लिए जाते हैं, एटॉमिक नंबर पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा पारा का एटॉमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 80 और इनके संकेत की अगर बात करें फ्रेंड्स तो संकेत भी ध्यान रखिएगा, इनके संकेत होते हैं आपके Hg होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 68वां क्वेश्चन, पूर्ण जनन का अर्थ क्या है? पूर्ण जनन का अर्थ क्या है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। यानी कि फ्रेंड्स आपके ये कथन भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। क्या सही है फ्रेंड्स? पूर्ण जन्म के अर्थ में खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन होता है, सही है। छोटे खंड के जीव दूसरे संपूर्ण यानी पूरे शरीर का निर्माण करता है, ये भी सही है। और कलियों का निर्माण होता है, ये भी सही है। इस वजह से फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन से हमारा 76वां क्वेश्चन। 76वां क्वेश्चन पूछा गया था एंजाइम नहीं है डैश, एंजाइम नहीं है यानी खाली स्थान पर क्या आएगा? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपके एंजाइम नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका जो है फ्रेंड्स ये हार्मोन का स्रवण होता है। आपके सवाल इस तरह भी पूछे गए फ्रेंड्स कि मानव शरीर में उपस्थित हार्मोन इंसुलिन का स्रवण किस स्थान से होता है? तो आपके अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। तो ध्यान रखिएगा इंसुलिन हार्मोन का स्रवण जो होते हैं आपके बीटा कोशिका से होते हैं, जो आपके एक प्रकार का एंजाइम नहीं है। बाकी जो है आपके पेप्सिन, लाइपेज और एमिलेज ये जो है आपके एंजाइम है। तो ध्यान रखिएगा आपके इंसुलिन जो है एक प्रकार का आपके हार्मोन है। अगला क्वेश्चन से हमारा 78वां क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे? तो जब भी फ्रेंड्स आपको इस तरह से प्रतिरोध के संबंधित सवाल दे, बस आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड कर देना है, यानी 25 को 3 बार ऐड कर देना है। 25 को 3 बार ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएंगे? 75 निकल के आ जाएंगे। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 75 प्रतिरोध हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ प्रतिरोध की बात की गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा 82वां क्वेश्चन। 82वां क्वेश्चन पूछा गया था नेफ्रोलॉजी से क्या जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन से आपके जिगर के साथ, भेड़ा फेफड़ा के साथ, गुर्दा के साथ या फिर ग्रहणी के साथ। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स गुर्दे की इकाई जो होती है वो फ्रेंड्स होता है आपके नेफ्रॉन होते हैं और वही नेफ्रॉन से निकल के आए हैं आपके नेफ्रोलॉजी। जो नेफ्रोलॉजी इससे जुड़े हुए हैं तो आपके राइट आंसर जो गुर्दा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 87 क्वेश्चन यानी कि 87वां क्वेश्चन। 87वां क्वेश्चन पूछा गया था एक एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है क्योंकि उनके किस गुण के कारण? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परमाणुओं की संरचना जो होती है भिन्न भिन्न होती है, इसी वजह से एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स अपरूपता पाए जाते हैं। एक ही तत्व के जो कई सारे अपरूप पाए जाते हैं फ्रेंड्स, हीरा के यानी कि फ्रेंड्स कार्बन के जो कई सारे अपरूप होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, चारकोल होते हैं, इस प्रकार से जो एलोट्रोप्स बनते हैं फ्रेंड्स यानी अपरूप बनते हैं, ये किस गुण के कारण? तो उनके परमाणुओं की संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण अपरूप देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 88वां क्वेश्चन, एक इलिंस्की की संपीड़ित करके हम इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं? ये इस लिंकी जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का खिलौना है जिनमें संपीड़ित करके हम इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा इसमें संग्रहित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 91वां क्वेश्चन पूछा गया था जब एक पर्यवेक्षक को सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदली जा रही है तो क्या होगा? अगर कोई पर्यवेक्षक यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ पर से फ्रेंड्स कोई वस्तु देख रही है और इसकी स्थिति जो है समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, यानी कोई वस्तु को यहाँ देख रहा है, कोई वस्तु यहाँ देख रहा है, फिर उन्हीं वस्तु को इस स्थान पे देख रहा है, फिर उन्हीं वस्तु इस स्थान पे देख रहा है, यानी समय के साथ जो है फ्रेंड्स आपके परिवर्तन हो रहा है। तो इस स्थिति में लगातार क्या बदली जा रही है, तो इसमें जो है लगातार क्या बदली जा रही है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कह सकते हैं कि इसका जो है वस्तु जो है गतिशील है। कहा जा सकता है कि वह कण जो है गतिशील है क्योंकि फ्रेंड्स कण गति कर रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके समय के साथ बोला गया है। तो ध्यान रखिएगा ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो आपके राइट आंसर को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 95वां क्वेश्चन। 95वां क्वेश्चन है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है?
किस रोग के उपचार में डायलिसिस की क्रिया किया जाता है? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके गुर्दे की खराबी। गुर्दे की खराबी से संबंधित जो प्रक्रिया किया जाती है, जो इलाज की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 96वां क्वेश्चन, यदि बल 0 है इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ। कार्य बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो फ्रेंड्स आपके बल इंटू विस्थापन होते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बल इंटू विस्थापन, विस्थापन को फ्रेंड्स आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्या बोला गया? कार्य, बल कितना है? 0 है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? मान लीजिए एसी होते हैं या फिर कुछ मीटर होते हैं। जब इन्हीं को जब 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या प्राप्ति हो जाएगी? हमें 0 की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हमारा कार्य क्या हो गया फ्रेंड्स, यानी वर्क क्या हो गया? 0 हो गया। इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 0 हो जाएंगे। क्या गया? कार्य जो होगा फ्रेंड्स 0 होगा, क्योंकि हमारा बल जो दिया गया है 0 दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 25 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। 100 क्वेश्चन में से हमने देखा एक एक करके। अगर हमारी ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फ्रेंड्स आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, एपिसोड 7 के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।